हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स और इसमें आज हम देखेंगे लेंस। ठीक है स्टूडेंट, और इस लेंस को जानने के लिए कुछ चीजें जो फंडामेंटल होंगी, पहले हम उन पर बात करेंगे, फिर फार्मूले पर और लास्ट में न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक लिया हुआ है आज का, वो हमने लिया हुआ है लेंस। ठीक है, लेंस होता क्या है स्टूडेंट, आपने लेंस देखा होगा। तो लेंस जो होता है वो एक पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो जिनके भी आर पार देखा जा सकता है, क्या सभी लेंस हैं? ऐसा नहीं होता सभी लेंस हो। ठीक, कांच के गुटके के आर पार भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो अब लेंस क्यों इसको कहते हैं? देखिए, किन्हीं दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। किन्हीं दो गोलीय, यानी जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, किन्हीं गोलीय पारदर्शी पृष्ठ से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, एक यहाँ ये अवतल लेंस बना हुआ है, लिखा है अवतल लेंस। एक यहाँ उत्तल लेंस बना हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो पृष्ठ है ये गोलीय पृष्ठ है। अगर इसका हम गोला बनाए पृष्ठ को लेकर के, तो अवतल वाले का गोला देखिए ऐसे बनता है, इधर गोला बनता है ऐसे। ठीक, अगर हम उत्तल वाले का लेकर ऐसे गोला बनाए, तो उत्तल वाले का गोला ऐसे बनता है, इधर का ऐसे और इधर का ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट कि ये जो हमारा अवतल लेंस है, इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी अवतल लेंस। ठीक है, ऐसा लेंस जो बीच में दबा हुआ होता है, उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी अवतल लेंस वो होगा जो बीच में दबा हुआ होता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह बीच में दबा हुआ होता है। यानी अवतल लेंस को टच करके, छू करके आप बता सकते हैं कि यह अवतल लेंस है। किसी भी लेंस को आप पहचान सकते हैं। लेंस को टच करेंगे, जो लेंस बीच में दबा होता है वो अवतल लेंस होता है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। ठीक है, दूसरा लेंस हमारा जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक, अब जो यह उत्तल लेंस है, यह लेंस बीच में उभरा हुआ होता है। ठीक है, यह बीच में उभरा होता है। ठीक है, यह बीच में उभरा होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एक लेंस है
अगर हम इसके पृष्ठों को ऐसे गोलाकार बना दें, दोनों देखो हमने बनाया है, इसके दोनों पृष्ठों का गोलाकार बनाया है, इसके दोनों पृष्ठों को गोलाकार बनाया है। अब यहाँ जो पहला पृष्ठ इसका है देखो स्टूडेंट, वो इस साइड में है, तो इसके केंद्र को हमने C1 लिया है। दूसरा पृष्ठ इसका इस साइड में है, तो इसके केंद्र को हमने C2 लिया है। लेकिन इसमें देखो, इसमें पहला पृष्ठ इस साइड में गोला बना रहा है ऐसे, तो इसका वक्रता केंद्र इधर C1 हुआ पहले का, और दूसरे का जो केंद्र हुआ C2 वो इधर हुआ। ठीक है, अब ये हमारा जो लेंस है ये काल्पनिक गोले का भाग है जो हमने यहाँ बनाया है। तो इस काल्पनिक गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस के पृष्ठ जिस काल्पनिक गोले का भाग होते हैं, लेंस के पृष्ठ जिस काल्पनिक गोले का भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र को C1 C2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको किससे व्यक्त करते हैं? C1 और C2 से। अब ये गोला आप खुद देखेंगे कि कौन सा गोला किधर बना रहा है। पहला पृष्ठ इसका देखिए ये है, और इसका गोला इधर होगा। ठीक है, और दूसरा इधर है, तो इसका गोला इधर होगा, तो इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे। इसमें क्या है, दूसरा गोला इधर बन रहा देखिए, तो इसका केंद्र C2 इधर है और इसका केंद्र C1 इधर है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो इधर देखो स्टूडेंट, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्रों की, इधर का वक्रता केंद्र, इधर का वक्रता केंद्र, यानी अगर ये लाइन हम पूरी ऐसे बड़ी कर दें, लाइन ऐसे कर दें, ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दें, ये लाइन हमारी मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, वही कंडीशन इसमें होगी, ये हमारी लाइन मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, यानी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कौन होगा? जो दोनों वक्रता केंद्रों से लाइन जाएगी वो हमारा मुख्य अक्ष होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। देखो स्टूडेंट, ये एक लेंस है, मोटा लेंस है, और नीचे हमने पतले लेंस लिए हुए हैं। इसका ये मुख्य अक्ष है, सब में बना हुआ है मुख्य अक्ष, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहां से ये आपतित किरण है और ये किरण यहां से निर्गत हो रही है, ऐसे यहां से निर्गत हो रही है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरण ऐसे आ रही है और ऐसे यहां से निकल रही है। इसमें भी किरण ऐसे आ रही है और अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित करते हैं प्रकाशिक केंद्र को स्टूडेंट, कि यदि आपतित और निर्गत किरणें परस्पर समांतर हैं, तो लेंस के भीतर किरण, लेंस के भीतर यह किरण जो आ रही है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, यदि आपतित और निर्गत किरणें परस्पर समांतर हैं, तो लेंस के भीतर किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र, और ये ठीक बीच में ही लगभग इसमें पड़ता है दोनों में। ठीक है, पतले लेंस में आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। पतले लेंस में आपतित किरण जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो हम लोगों के कोर्स में तो ये है स्टूडेंट पतला लेंस, लेकिन परिभाषा तो यही चलेगी स्टूडेंट, परिभाषा आप वही याद करेंगे। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग फोकस देखेंगे।
तो फोकस दो होते हैं, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन होती है। अगर आपसे केवल फोकस पूछा जाएगा तो आप कोई एक इनमें से बताएंगे और कोशिश करेंगे उसमें द्वितीय बताने की, ठीक है। जब केवल फोकस पूछा जाएगा तो आप द्वितीय बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, प्रथम फोकस में देखो ये हमारा उत्तल लेंस है, इसका प्रथम फोकस इधर है। ये हमारा अवतल लेंस है, इसका प्रथम फोकस इधर है। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या होगा कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरणें या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली किरणें, यहाँ इस बिंदु की ओर आ रही हैं और यहाँ से चल रही हैं। समझ गए हमारी बातें। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरणें या मुख्य अक्ष की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु से चलने वाली किरणें या जिस बिंदु की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। यह उत्तल में बाईं ओर होता है और अवतल में दाईं ओर होता है, ठीक है। अब द्वितीय फोकस हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दोनों में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। द्वितीय फोकस ये दोनों के लिए हुआ। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाहिनी ओर होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग यहीं एक और देख लेते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, लेंस से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अगर प्रथम में भी कहेंगे तो लेंस के प्रथम फोकस से लेंस की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, पर हम लोग ज़्यादा इसका कैलकुलेशन करते हैं। जब हम लोग फोकस दूरी निकालते हैं तो इसकी गणना करते हैं, किसकी? द्वितीय फोकस दूरी की। तो हम लोग इसी को डिफाइन भी करेंगे फोकस दूरी में, पर इसमें हम प्रथम द्वितीय नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे लेंस से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए F2 इस दाहिनी ओर होता है, इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए F2 बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लेंस की अभिसारी और अपसारी क्रिया, ठीक है। लेंस की अभिसारी और अपसारी क्रिया। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये अभिसारी एक वर्ड लिखा है, ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है दबाना। तो देखिए, जो किरणें ऐसे सीधे जा रही थी ऐसे, इनको उत्तल लेंस ऐसे दबा देता है, मोड़ देता है, फोकस की ओर मोड़ देता है जो है,
ठीक है। तो आप इसको ऐसे नोट करिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को उत्तल लेंस, ठीक है, द्वितीय फोकस पर अभिसरित कर देता है। इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। यानी अभिसारी लेंस कौन हुआ? अभिसारी लेंस कौन हुआ? उत्तल लेंस हुआ, ठीक है। ये कौन है? उत्तल लेंस है, ठीक है। अभिसरित होना मतलब फोकस पर केंद्रित हो जाना या मुड़ जाना, तो दब जाना। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं उनको उत्तल लेंस फोकस पर अभिसरित कर देता है। इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये अवतल लेंस है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, अपसरित कर देता, फैला देता है। और ऐसा फैला देता है जैसे ये द्वितीय फोकस से निकल रही हों, ऐसा द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को इस तरह अपसरित कर देता है जैसे वो द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। अब इधर देखो स्टूडेंट, पहला पॉइंट तो हम लोग रे के लिए लेंगे कि रे हमारी लेफ्ट साइड से ऐसे आएगी, ठीक है। रे हमारी किधर से आएगी? लेफ्ट साइड से आएगी। जहां भी लेंस पर रे हम लोग डालेंगे पहली रे लेफ्ट साइड से चलेगी, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो दूसरा हमारा जो होगा वो इस साइड की दूरी माइनस होगी, इस साइड की दूरी प्लस होगी। ऑप्टिकल सेंटर के बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए तीसरे में, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, यानी अगर ऐसे दूरी बनी हुई ये, तो ये धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो होगी वो धनात्मक होगी। अगर यहाँ हम कोई ऐसे बना रहे ऊपर की ओर तो ये धन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अगर हम ऐसे कोई ऊपर बना रहे हैं तो ये धन लिया जाएगा। ऊपर की दूरियां धनात्मक होंगी मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होंगी और नीचे की दूरी ऐसे कोई ली जाएगी तो ये ऋणात्मक होगी, ठीक है। अगर यहाँ नीचे की कोई भी दूरी लेंगे ये ऋणात्मक होगी, चाहे कोई भी लेंस हो उससे मतलब नहीं होगा, ठीक, ये ऋणात्मक ली जाएगी, ठीक है। हमने 3 बिंदु आपको बताए। पहला बिंदु, किरण सदैव बाईं ओर से आएगी, इधर से किरण आएगी लेफ्ट साइड से। और दूसरा हमने बताया कि प्रकाशिक केंद्र के बाएं ओर ऋण होगा, दाएं ओर धन होगा। इसके बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाएं ओर की धनात्मक होंगी, वो दोनों में एक समान होगा। तीसरा हमने बताया मुख्य अक्ष ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये भी मुख्य अक्ष है, ठीक। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होंगी और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। वो उसमें भी होगी, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ऊपर की दूरी धनात्मक होगी और नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, प्रतिबिंब को ऐसे परिभाषित करते हैं, आप वीडियो स्लो करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो परावर्तन किससे होगा? मिरर से होगा। अपवर्तन किससे होगा? लेंस से होगा। दोनों हम एक साथ आपको बता रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप दोनों में यही चला सकते हैं जो है।
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब। पहले में देखो स्टूडेंट, जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं, ठीक है, परावर्तन के बाद मिले या अपवर्तन के बाद मिले, तो वास्तव में जहाँ पर मिले, कहीं कहीं ऐसे लिखा है कि वास्तव में मिलती हैं, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसमें जो हम लोगों का पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि किरणें वास्तव में मिलती हैं, किरणें वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग जो लेते हैं स्टूडेंट, ठीक, यह उल्टा होता है, यह उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। ठीक है, और इसे कैमरे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, कैमरे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, किरण मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में देखो, पहला पॉइंट देखो स्टूडेंट, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दूसरा यह सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा, इरेक्ट, सीधा होता है। तीसरा आभासी तो है ही है, आभासी होता है। चौथा इसमें लेते हैं कैमरे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी यह कैमरे पर प्राप्त नहीं होगा, कैमरे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। ठीक है, उसमें देखो स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट हमने लिया है उसमें हमने देखो किरण बिल्कुल सीधी ली हुई है जो प्रकाशीय केंद्र से जा रही हैं। तो इसमें पहला नियम ये होगा कि प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये आपका पहला नियम होगा। आप आराम से लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आप इतना ही लिखेंगे पॉइंट वाइज। पहले पॉइंट में लिखेंगे प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए लेंस से सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, दूसरे में देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें,
दोनों में लगा है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती हैं और अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये प्रतीत होती हैं, डॉट डॉट लगा हुआ है। तीसरे में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रथम फोकस से गुजरने वाली या प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रथम फोकस की ओर आ रही है और ये गुजर रही, इसलिए दोनों वर्ड आप यूज करेंगे कि प्रथम फोकस से आने वाली किरण या प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो दोनों में समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये 3 रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, आप देखो इस मुख्य अक्ष पर ये हमारी वस्तु है AB और ये इसका द्वितीय फोकस है जो बाईं ओर होता है। तो हम लोग इसमें 2 किरणें लेते हैं, B से किरणें लेते हैं स्टूडेंट। एक किरण हम लोग ऐसे लेते हैं मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। तो समांतर वाली किरण अपवर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ती है जैसे वो द्वितीय फोकस से निकल रही हो। तो यहाँ से हम इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, ऐसे ये किरण यहाँ से मुड़ी और इधर चली गई, पीछे बढ़ाने पर ये द्वितीय फोकस पर मिलती है। एक किरण हम यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट, ये किरण ले आते हैं प्रकाशीय केंद्र से सीधे, ये किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, ये आभासी प्रतिबिंब बना रही। दोनों की एक किरण ये डॉट डॉट करके है यहाँ और एक ये सीधी आई है, तो किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब A' B' हमारा आभासी प्रतिबिंब हुआ। अब देखो स्टूडेंट, प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसमें केवल एक ही जगह F2 और O के बीच ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो। तो यहाँ लिखा है मुख्य अक्ष पर, वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो। ठीक है, प्रतिबिंब F2 और O के बीच बनता है, F2 और O के बीच बनता है, वो मतलब प्रकाशीय केंद्र। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ आप तो देख ही रहे हैं, सीधा बना है। ठीक है, क्योंकि B का प्रतिबिंब B' है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। और वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो इससे 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं 6 जगहों पर। तो पहला हमने लिया है जब वस्तु अनंत पर है, अनंतता पर है। तो ये देखिए हमने इधर डैश डैश करके इसको ये भी वस्तु बनाया अनंत पर। तो अनंत से आने वाली जो किरणें होती वो समांतर होती हैं। तो हमने 2 किरणें ली हुई है स्टूडेंट। एक किरण तो ये प्रथम फोकस जो इसका इधर F1 है वहाँ से ले आते हैं, और ये किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण हम लोग ले आते हैं प्रकाशीय केंद्र O से, जो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं इस बिंदु पर, तो यहाँ पर हमारा B' हुआ, B का प्रतिबिंब B' हुआ, और ये हमारा A' हो जाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, तो ये F2 पर बन रहा है, द्वितीय फोकस पर।
तो प्रतिबिंब कहाँ पर है? F2 पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है स्टूडेंट? F2 पर है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ उल्टा बना है, उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा, क्योंकि ये देखिए वस्तु बड़ी है, अनंत से आ रहा है, किरणें अनंत से आ रही है, वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, ये वस्तु से बहुत छोटा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट दूसरा हम लोग लेंगे जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है। ये हमारा f1 है और इसका 2 गुना यहाँ 2f1 है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है और दूर है, अनंत और 2f के बीच है, ठीक है, 2f1 के बीच है। अब स्टूडेंट हम लोग वही रूल अपनाते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे ले आते हैं और ये किरण इधर F2 से पास होती है, ठीक है, और दूसरा हम लोग ले आते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यानी प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को F2 और 2F2 के बीच में काटती हैं, ठीक है, दोनों किरणें एक दूसरे को F2 और 2F2 के बीच काटती हैं। तो ये हमारा वस्तु AB है, तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ है स्टूडेंट? तो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ठीक है। अब स्थिति कहाँ है देखो स्टूडेंट, 2f कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति? F2 व 2f के बीच, 2f2 के बीच, ठीक है। प्रकृति इसकी कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति है ये, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट उल्टा बना हुआ है, और उल्टा कैसा होता है? वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा वास्तविक। वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरा देखो स्टूडेंट, जब वस्तु 2f1 पर है, अब वस्तु हमारी 2f1 पर है, ये हमारी वस्तु AB हो गई, ठीक, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया यहाँ, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर है हमारी? 2f1 पर है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 2 किरणें लेते हैं स्टूडेंट, और उनमें कोई मानक में परिवर्तन नहीं होगा। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये अपवर्तन के पश्चात हमारी F2 से निकलती है और ये किरण ऐसे चली जाती है, ठीक है, ये F2 से निकलती है, ठीक है। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं, ऐसे यहाँ से आती है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और दोनों किरणें एक दूसरे को 2f2 पर काट रही हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। अब देखो स्टूडेंट प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है स्टूडेंट? 2f2 पर है। कहाँ है? 2f2 पर है, ठीक है।
इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति हमारी है वही उल्टा वास्तविक होगा, जो उल्टा होता है, तथा वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर लंबाई। यानी उल्टा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, दोनों एक बराबर बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, चौथा पॉइंट, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच है, तो ये हमारी वस्तु AB है, ये किसके बीच है? f1 और 2f1 के बीच। तो हम लोग वही काम करते हैं स्टूडेंट, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर वाली ये किरण ऐसे लेते, जैसे हम पेन दिखा रहे हैं, देखो स्टूडेंट, ये समांतर वाली किरण लेते हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह f2 से पास होती है। दूसरी किरण हम लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी केंद्र से पास होती है, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ऐसे दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं वो B डैश हुआ, B का प्रतिबिंब हो गया ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे बना देते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो ये प्रतिबिंब बना है उसकी स्थिति कहाँ है। तो यहाँ देखो f2 है, यहाँ 2f2 है, तो 2f2 के बाद तो अनंत होता है, तो ये कहाँ बना है? 2f2 व अनंत के बीच बना है। ठीक, 2f2 व अनंत के बीच बना है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? देखो स्टूडेंट, उल्टा बना हुआ, उल्टा वाला वास्तविक होता है तो वास्तविक है, और वस्तु छोटी है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है ये। ठीक है, अब पांचवा देखो स्टूडेंट, जब वस्तु f1 पर है, तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा लेंस है और वस्तु हमारी f1 यहाँ पे फोकस है इसका पहला, और वहाँ पे है स्टूडेंट। ठीक है, अब फोकस से जो किरण हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, वस्तु हमारी AB यहाँ है, उससे जो किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ये ले लिया हमने। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात f2 से पास होती है, तो ये पास कर दिया हमने। एक किरण हम लोग लेते हैं प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली, तो प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं, और समांतर होने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें क्या हो जाएगी? अनंतता पर, यानी अनंत पर हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, अब इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी स्टूडेंट? तो यहाँ देखो स्टूडेंट, किरणें तो हैं तो नीचे ही, अगर अनंत पर मिल रही तो प्रतिबिंब उल्टा ही तो बनेगा, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उल्टा बनेगा, और जो उल्टा होता वो वास्तविक होता, वास्तविक बनेगा, और जो अनंत पर बनेगा तो ये छोटी वस्तु है उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत जो है बहुत दूर होता है जहाँ किरणें मिलती नहीं है, तो जो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक और ये छठा बचा स्टूडेंट, जब वस्तु f1 और O के बीच है, वो मतलब ऑप्टिकल सेंटर, और f1 यानी इधर का इसका प्रथम फोकस, इन दोनों के बीच जब ये वस्तु हमारी AB है, प्रतिबिंब बनाने का नियम वही है स्टूडेंट कि हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे ले लेते हैं। देखिए, तो समांतर आने वाली किरण जो है f2 से होकर पास होती है, जो अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस से जाती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली किरण है। और एक किरण हम लोग लेते हैं जो वक्र प्रकाशी केंद्र से गुजरे, ये प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। आप देखो स्टूडेंट, हम इधर देख रहे हैं दोनों किरणों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे होती जा रही है। यहाँ देखो पास पास थे और दूर हुए तो और दूर होती जा रही है।
तो दोनों किरणें पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही बी डैश पर। तो बी का जो प्रतिबिंब हुआ बी डैश हुआ। अब इसको हमने मुख्य अक्ष से ऐसे मिलाया डॉट डॉट करके, क्योंकि किरण तो यहाँ है नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं इधर। तो यहाँ पे हमारा एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारी वस्तु यहाँ है, लेंस इधर है, तो अगर इधर होता तो वस्तु के इधर होता। अब इसके पीछे है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वस्तु के पीछे। ठीक है स्टूडेंट। और इसकी प्रकृति कैसी है? अब ये तो सीधा प्रतिबिंब हो गया स्टूडेंट, तो सीधा हो गया, डॉट डॉट है, यहाँ किरणें तो है नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो आभासी है। और वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसमें देखेंगे वस्तु की स्थिति, यानी ये हमारी वस्तु है और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इसकी दूरी को U लिखते हैं और वो हमारी वस्तु की स्थिति होती है। ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, इसको V लिखते हैं। V क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ हमारा देखो A डैश B डैश प्रतिबिंब है और ये इसकी स्थिति यहाँ पर है। प्रतिबिंब बनाने के नियम का तो हमने उसी तरह उपयोग किया है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया है और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजार दिया और प्रतिबिंब बना लिया है। पीछे सभी प्रतिबिंब बनाने का हमने ढंग आपको बताया हुआ है। ठीक है। इसमें हमारी वस्तु ये यहाँ है और B यहाँ है। प्रतिबिंब इसमें हमारा A डैश और B डैश है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, लेंस की जो फोकस दूरी है वो F2 की होती है। O से F2 की दूरी हमने यहाँ F दिखाई है, देखिए यहाँ F दिखाई है। इधर देखिए O से F2 की दूरी, इधर हमने F दिखाई, ये फोकस दूरी होती है। इन तीनों में यानी U, V और F में जो संबंध होता है उसे फोकस दूरी का सूत्र कहते हैं और इसका सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। और U हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक लेते हैं। क्यों ऋणात्मक लेते हैं? यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा लेंस है और इसके बाईं ओर है U, हमारा ये दूरी है बाईं ओर। यहाँ भी हमारा लेंस है, इसके बाईं ओर है हमारा U। ठीक है। लेकिन V क्या है? इसका V देखिए दाईं ओर है और इसका V बाईं ओर है, तो V धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। F2 इसका जो है अवतल का इस दिशा में होता है, बाईं ओर होता है, और F2 उत्तल का दाईं ओर होता है। तो F भी प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो F भी प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन U हमेशा ऋण होगा क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, किरण बाईं ओर से लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का आवर्धन। इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, आप हमारा वीडियो स्लो करके लिख सकते हैं। वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं, यानी m बराबर हुआ प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है। और इसका जो अनुपात बनता है स्टूडेंट, वो बनता है m बराबर, उधर देखो वो प्रतिबिंब की लंबाई है y2 और वस्तु की लंबाई है y1, और ये बराबर होता है स्टूडेंट v/u के इक्वल होता है। ठीक है। ये v/u के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली गई हो तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, यानी P बराबर 1/f होता है जब f हमारा मीटर में होगा। ठीक है। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। और यदि f सेंटीमीटर में है, ठीक है, f अगर हमारा किस में है?
सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/F लिखते हैं। 100/F सेंटीमीटर नीचे होता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, D लिखते हैं इसको। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, D को हम लोग डायोप्टर लिखते हैं। ठीक है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी हुई होती है। और इसका मात्रक D लिखते हैं, D यानी डायोप्टर लिखते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, तो डायोप्टर को D से लिखते हैं, तो D जहाँ इसमें लिखा है मतलब डायोप्टर लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।